स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कि इसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो भी है इससे निकलता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है मैं इसको अब साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। अगर आप कॉपी कलम लेकर आप तैयार हो जाइए, आप अगर नोट करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीका से मैं जवाब देने वाला हूं। चलिए, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आने वाला है ये देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो आपको 100% पता होगा कि प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आखिर ये प्रकाश का परावर्तन है क्या। आप अपने लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, या मैं अपने लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि जब किसी प्रकाश जो है समतल सतह से टकराकर जो लौटने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश जो है वो किसी समतल सतह से टकरा कर लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें जो कितने नियम है ना। तो वही जो मैं बता रहा हूं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। कौन कौन सा सर? तो सबसे पहला जो है आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतित किरण अपवर्तित किरण, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे हमारे पास यहां से आया एक किरण और यहां से ऐसे निकल गया, ये हमारे पास इधर से आया और इधर से गया। ठीक है, और इस पर जो एक लंब डालते हैं जिसको बोलते हैं अभिलंब, तो कहते हैं क्या पहला कोण तो होता है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I बराबर R, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा जो नियम है कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है वह जो ये तीनों जो है वो एक समतल होता है। ठीक है, आपतन को आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ए वाला तल या जो हमारा स्क्रीन बोर्ड है उस पर ये तीनों, तो जो आपका सही जवाब होगा ए वाला तल, ये जो स्क्रीन पर आता है उसको। तो इसको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपको से प्रकाश से परावर्तन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, ज्यादा से ज्यादा 3 ही क्वेश्चन पूछेगा। प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, नियमों का उल्लेख करें। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारा तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इसका तो आंसर ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह किरण क्या होगी। तो स्वाभाविक है, देखिए वायु जो है आपका कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम हो गया, वायु विरल माध्यम हो गया। और जो है आपको क्या बोल रहा है, जल। ठीक है, जल, वायु जो हो गया आपका विरल माध्यम हो गया और हमारा जो जल हो गया वो सघन माध्यम होगा। तो सघन माध्यम होगा तो ये जो है विलंब की ओर झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा ना, ये भी आपको सोचने वाली बात है। वायु में जो है आपका किरण जो आसानी से पार कर जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि नीचे हमारा जल है, ठीक है, और ये हमारा विलंब है। ठीक है, ये विलंब है, तो ये सघन माध्यम मतलब इसमें जो सघन मतलब ज्यादा घना, तो ज्यादा अगर घना रहेगा तो प्रकाश को इधर मतलब कि अविलंब से दूर नहीं होने देगा, ये विलंब से दूर होने का प्रयास ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सघन माध्यम है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा सघन माध्यम रहता और विरल माध्यम यहाँ, तो ये जो अविलंब से दूर हट जाता। आप लोग पढ़े होंगे कि सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर जो प्रकाश की किरण होती है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने पर प्रकाश की जो किरण होती है वो दूर हट जाती है, अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो ये आपको आसानी से क्वेश्चन का जवाब ये दे सकते हैं कि वायु जो है विरल माध्यम हो गया और जल सघन माध्यम, इसीलिए जो है ये जो प्रकाश निकलेगी वो अभिलंब की ओर मतलब झुक जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इजी है, समझिएगा। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस जो किसी बिंदु को है ना, किसी बिंदु से दूर फैलते चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अपसारी कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। अभिसारी जो एक बिंदु पर आकर टिकी, ठीक है, समझ सकते हैं। अब चलिए आगे,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में समझिएगा, किस बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनता है या प्राप्त होता है, उसके लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखने चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया लेंस के मुख्य फोकस पर या लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, लेंस के फोकस दूरी की दुगनी, लेकिन कह रहा है क्या वास्तविक बनना चाहिए और समान साइज का बनना चाहिए। तो समान साइज पर बनेगा कब, जब वो केंद्र पर रहेगा, सेंटर पर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे मुख्य फोकस पर आप बनाइएगा तो नहीं बनेगा, लेंस के फोकस दूरी पर बनाइएगा, यानी फोकस दूरी की दुगनी दूरी मतलब वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या सेंटर पर जो है वहां पे रखिएगा, तो आपका जो है वो प्रतिबिंब बराबर और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो ये समझिएगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका 4 सॉल्विंग हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है, दृष्टिपटल। ठीक है, दृष्टिपटल हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव मैं इसको सॉल्विंग कर दूंगा। ठीक है, तो समझिएगा इसको जरा, कितना इजी क्वेश्चन ये बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, मैं क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं। कह रहा कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। लेकिन ये निकला है कहां से, तो ये निकला है प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक है, इसके बारे में मैं बता देता हूं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर दूर हटने या मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के भी 2 नियम है। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होता है, समझिएगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों बराबर होता है, ये पहला नियम। दूसरा नियम कहता है किसी विशेष माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब ई वाला, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है एक नियतांक होता है, ठीक है। तो यही इसका मकसद है। ये 3 क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं, आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आए, सब्जेक्टिव में आए, 2 नंबर में आए, लेकिन नेसेसरी आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है स्टूडेंट वो बहुत ही इजी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक, सोचने वाली बात है, किसी लेंस का आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवर्धन का ऐसा मात्रक, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। तो दोनों का ऊंचाई है, मीटर से मीटर कट जाएगा तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो सेम टू सेम इसका मात्रक विहीन हो जाएगा। ठीक है, मात्रक विहीन मतलब मात्रक होता ही नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, समझिएगा। तारों को टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो फर्स्ट में देखिए ना, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन होगा। पूछिए क्यों, इसका रीजन भी मैं बताते चलूंगा। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन जो है सतह से टकराकर लौट जाता है, तो ये तो घटना हो ही नहीं रही है। हम लोग देख रहे हैं तारा, तो देखिए ना टिमटिमाते प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब पता चलता है कि प्रकाश को कहीं सघन मिल रहा है तो कहीं विरल मिल रहा है, कहीं विरल मिल रहा है तो कहीं सघन मिल रहा है। तो इस कारण जो है प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश के बार बार अपवर्तन के कारण तारों को जो है वो टिमटिमा रहे हैं, तारों क्या हो रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 9 नंबर आ जाएगा। कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। देखिए ये सोचने वाली बात है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है निम्नलिखित में किस पर निर्भर, मान लीजिए चालक की लंबाई पर। ठीक है, चालक का लंबाई बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध में भी चेंजिंग होगा। फिर उसके बाद जो है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, ठीक है, चालक की जो आगे की मोटाई होती है ना उस पर भी डिपेंड कर सकता है, ज्यादा मोटा रहेगा तो हल ज्यादा रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद चालक की प्रकृति पर, मतलब चालक पदार्थ जो है किस पदार्थ का बना है। तो ये तीनों पर हो जाएगा स्टूडेंट, इसको भी माइंड में रखिएगा। ये आपको चालक से रिलेटेड है, विद्युत धारा से रिलेटेड है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, सोचने वाली बात है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, व्हाट,
शक्ति का ऐसा मतलब व्हाट, मतलब क्या होता है, तो वाट होता है, वही तो पूछ रहे हैं। नहीं वाट नहीं होता है, वाट, वाट WHAT नहीं, WATT होता है इसका, ठीक है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। शक्ति का आप लोग फॉर्मूला का ट्रिक अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए शक्ति का कार्य बटा समय इतना, ठीक है। A to Z मैं ट्रिक लेकर आऊंगा। चलिए, तो अभी पता चल गया कि निम्नलिखित में विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको 10th में मैक्सिमम आ जाएगा इसमें से। चलिए आपको आ जाइए, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा क्या कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। लीजिए, पूछ दिया ना, ये सब जो है धारा से है, धारा से, करंट से, ठीक है। तो कह रहा है कि विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत परिपथ में मार रहे हैं, विद्युत परिपथ में करंट को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है, नहीं विभवांतर मापता है, दूसरा हो गया। अब वोल्ट मीटर, ये तो विभवांतर मापता है ना। अमीटर, यस अमीटर हो जाएगा, इसको एमीटर भी बोलते हैं। अगर एमीटर कहीं लिखा हुआ रहे तो उसको समझ, लेकिन हिंदी में अमीटर बोलते हैं और इंग्लिश में एमीटर लिखा हुआ रहेगा, तो इसको आप समझ लेगा। एमीटर, अमीटर क्या है, एमीटर क्या, ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ की धारा मापा जाता है उसे एमीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर, ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसकी सहायता से किसी परिपथ का विभवांतर मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। ये A to Z 2 नंबर में सब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल इजी है स्टूडेंट। कह रहा है कि फ्यूज तार के लिए, ये जो आपको बल्ब होता है उसमें फ्यूज तार, ठीक है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला देख लेते हैं कि प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होते हैं, मतलब उच्च ताप, मतलब 100 वाट के है बल्ब, मतलब उससे ज्यादा हो गया, नहीं। आगे चलते भाई, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है। प्रतिरोध कम और गलनांक ज्यादा, ये भी नहीं सूट कर रहा। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। देखिए मैं जो ये इंपॉर्टेंट था मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप लोग को समझ में आए। फिर इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद देखिए ना, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। मान लीजिए कोई बल्ब है, मान लीजिए कि उसका जो है मैंने 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट तो नहीं दे रहा हूं, अगर 100 वाट से ज्यादा होगा तो चल जाएगा। तो वही बोल रहा है क्या कि प्रतिरोध अधिक होता है तथा गलनांक कम होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट, आप लोग को समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल इजी है, समझिएगा। निम्नलिखित में पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, मतलब वैसा पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। तो समझिए, लोहा, ये तो लोहा तो होता है जी, लोहा को चुंबक में सब चिपकाइएगा तो चिपक जाएगा। निकल जो है लोहा का ही अंश है, इसका मतलब ये भी चिपकेगा। पीतल, ये तो पीतल तो मिश्र धातु हो गया ना, इसको हटाओ अभी। कोबाल्ट, ये देखिए कोबाल्ट भी जो है लोहा का ही अंश है। तो यह मतलब है कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट जो है सब चुंबक से चिपक जाएगा, लेकिन आप जब पीतल को चिपकाइएगा तो नहीं चिपक पाएगा, क्योंकि इसमें जो है मिश्र धातु का मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। वो पूछ रहा था क्या, कौन सा पदार्थ चुंबक से नहीं चिपकता है, ठीक है। तो नहीं चिपकने वाला पदार्थ इसमें पीतल है। आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन से भी आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग जो है 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, समझिएगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या था। देखिए किसी विद्युत धारावाही, मान लीजिए कि हमारे पास कोई चुंबक है, मान लेते हैं कि इस साइड में उत्तरी ध्रुव, ये साइड में दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमारे पास प्रणालिका रखा हुआ है, ऐसे ऐसे लपेट करके, ठीक है, प्रणालिका रखा हुआ है। इस यहाँ पे डायग्राम से नहीं, ठीक है। तो प्रणालिका रखा हुआ कह रहा है कि सीधी लंबी चालक तार के भीतर जो है वो क्या होगा, तो शून्य होता है, या इसके सिरे की ओर जाने पर, इसके सिरे की ओर जाने पर जो है ये घटता है, या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो देखिए चुंबक न है और सीधी लंबी धारा चालक वाही है, तो इसका मतलब है चुंबक के भीतर जो है दोनों तरफ से बराबर आवेश, बराबर बल लगेंगे। तो इसीलिए जो है इसका
इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसीलिए इसका जो पॉइंट है वो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी बिंदुओं पर क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। सभी बिंदुओं पर क्या हो जाएंगे सर, तो एक समान हो जाएंगे, याद रखिएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिए इसका कितना हो गया, तो इसका आपका सॉरी सी बोल रहे हैं, डी हो जाएगा इसका, सभी बिंदुओं पर एक समान हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। देखिए ये भी पूछने वाले, ये रट लीजिए, ये आपको ऑस्टेड ने बताया था कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो ऑस्टेड ने किया था, याद रख लिया। या एम्पियर, नहीं एम्पियर तो दूसरा हो गया ना, यानी ऑस्टेड हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल इजी, स्टूडेंट बोल रहा है क्या, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा, जैसे जैव मात्रा मतलब जीवों से निकला हुआ, लकड़ी ये तो जीव से बना हुआ, पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे क्या है, जीव है, सजीव है। गोबर गैस ये भी तो पेड़ पौधे से, नाभिकीय ऊर्जा ये तो न्यूक्लियर हो गया ना। कोयला, कोयला भी पेड़ पौधे के लंबे समय तक मतलब कि उसको छोड़ने से हो जाता है। तो इसको मतलब है कि आपका जो है ये नाभिकीय संलयन, नाभिकीय ऊर्जा जो है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, समझ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में समझना है क्या कि Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम सल्फेट है ना, BaCl2, जिसको यहाँ पे आपको एक अभिक्रिया दे दिया है और बोल रहा है क्या कि उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार का है। तो हमें तो लगता है, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा कि ये जो सोडियम है, सोडियम के साथ यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो गया है, समझिएगा। बिल्कुल इजी और बहुत ही रोमांचक है, आपको एक्सप्लेन मैंने ऑब्जेक्टिव में नेसेसरी आएगा। क्या बोला कि सोडियम के साथ क्या आ गया है, अटैच हो गया है क्लोरीन, और सल्फेट जो है वो बेरियम के साथ अटैच हो गया। देखिए ना, बेरियम के साथ सल्फेट और प्लस में यानी Na2 और Cl2 जुटा तो क्या बन जाएगा, 2NaCl बन गया। तो हमें पता चल रहा है कि ये दोनों जो है आपस में चेंज किए हैं, इसका मतलब हो जाएगा द्विविस्थापन। दोनों जो है ना, दोनों अपना अपना तत्वों को चेंज किया, इसका मतलब हो जाएगा द्विविस्थापन। ये आप समझे। संयोजन मतलब एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, जैसे H2O2, 2H2O2 रह जाएगा, तो फिर इसको जोड़िएगा तो ये तो संयोजन है। वियोजन मतलब सिंगल है CaCO3 को, उसको तोड़िएगा तो CaO+O2 बनेगा, है ना। और विस्थापन मतलब सिंगल, इससे निकल गया उससे नहीं आया, अगर उससे आ जाएगा तो द्विविस्थापन, मतलब दोनों आपस में चेंज करेंगे तो द्विविस्थापन, लेकिन एक ही चेंज करेगा और सेकंड वाला नहीं, तो हो जाएगा विस्थापन। चलिए आप आगे समझिएगा। अम्लीय वर्षा का pH मान, ये भी याद करने वाली बात है स्टूडेंट, 5.6 से कम होता है, ठीक है। अब ये सोडियम NaHCO3, ठीक है। यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, सोचने वाले, बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं। क्या बोलता है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाई कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ये आपको समझिएगा। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच का मतलब जो है, जैसे मान के चलिए कि हम भोजन किया और नहीं पचा, तो कौन सा जो है टैबलेट या औषधि का उपयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एंटासिड, ठीक है, एंटासिड बोलते हैं। उसके द्वारा जो है हम लोग को राहत मिलती है, नहीं पचा है तो ठीक है, पच जाएगा। अब आगे, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं। देखिए चींटी जब है उसका डंक जो है एक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। वहीं जैसे चींटी मान के चलिए हम लोग का काट लिया तो वो एक अम्ल छोड़ जाते हैं, उसका नाम क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है उसका नाम, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है, उसका नाम बताइए। तो वो जो है मिथेनोइक अम्ल होता है। जो चींटी हम लोग को काटता है ना, चींटी हम लोग को क्या करता है, काटता है, तो चींटी हम लोग को काट रहा है तो वो अम्ल छोड़ देता है। उस अम्ल का नाम है, आपको उस अम्ल का नाम है क्या, मिथेनोइकम। उसका अम्ल का नाम है क्या, मिथेनोइकम, ठीक है। तो चलिए आगे, तो अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देख लेते हैं 20। अब देखिए 22 क्वेश्चन नंबर समझिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। करा कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित किसमें पाया जाता है। तो सोचने वाली बात है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, किसमें पाया, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है।
ये समझिएगा। अब उसके बाद बोला CaSO4 का हाफ H2O, CaSO4 का हाफ H2O निम्नलिखित में, यानी 23 नंबर क्वेश्चन, CaSO4 का हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्टूडेंट, क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। संगमरमर का CaCO3 हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा अलग, और फिर जिप्सम का अलग, ठीक है। तो ये सब कुछ यौगिकों की आप रासायनिक सूत्र भी याद रख लीजिएगा, तो उससे भी आपको आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? सोचने वाली बात है। पारा, पारा देखिएगा कि कमरे के तापमान में क्या होता है? द्रव बना रहता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग को बहुत ही इजी लगेगा। कह रहा है कि नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होता है? नाइट्रोजन के, ठीक है, देख लीजिएगा। एक मैं बना रहा हूं यहाँ पे, समझिएगा। मान के चलिए हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन, और इस साइड में भी है नाइट्रोजन। तो बताइए कि ये दोनों के बीच कौन सा बंधन बनेगा? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और 3 दोनों अटैच करते हैं तो ये त्रिबंध बनाते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन तो है कौन सा बंधन बनाएगा स्टूडेंट? तो ये ट्रिपल बंधन बनाता है, ठीक है, ये ट्रिपल बंधन बनाता है। तो आगे चलिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाएगा, निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत का सुचालक है? हीरा, ये तो क्रिस्टल है, नहीं, ये सब है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो कुचालक पदार्थ है, लेकिन ये सुचालक है ना। ये एक अपवाद में आ जाता है कि ग्रेफाइट क्या हो जाता है? विद्युत का सुचालक। आयोडीन ये सब नहीं, क्योंकि आयोडीन क्या होता है? नमक, NaCl पर प्लस माइनस कैंसिल, इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो ना वो जो करंट को प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो करंट कैसे प्रोवाइड करेगा, है ना। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देख लेते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? कार्बन जो है चारों तरफ से 4, देखिए जैसे मान के सी है, आप लोग पढ़े होंगे मीथेन, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे करके है ना 10 तक, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एप्टेन, ऑक्टेनॉन, ऐसे करके। तो उसमें जो आपको कार्बन का जो बॉन्ड जो होता है वो 4 लगाना पड़ता है। इधर से भी हाइड्रोजन, इधर से भी हाइड्रोजन, इधर से भी हाइड्रोजन, एंड इधर से भी हाइड्रोजन। तो इसका कमेंट कीजिए कि इसका नाम क्या है, बस कमेंट कीजिए। ये जो है आपका, ये इसका मतलब जो है मैं ऑब्जेक्टिव समझाना चाहता हूँ कि कार्बन का जो है वो 4 अवंध होते हैं। अवंध मतलब बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका जो है कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 जो है स्टूडेंट 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं? 28, बिल्कुल इजी क्वेश्चन वो भी है। क्वेश्चन नंबर जो है 28 में भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हाँ 28। अब देखिएगा एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? एल्कीन मतलब जो है जिसका डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच जो है कौन सा बॉन्ड होता है स्टूडेंट? तो कार्बन कार्बन के बीच जो है आपका, एक मिनट, डबल बॉन्ड होता है। तो अब बताइए इसमें कितना बचा? इधर से भी दो, इधर से भी 2, तो बचा कितना? 2 और बचाना, यानी एक जो है आपका हाइड्रोजन इधर से चिपकेगा, और एक जो है मैं इधर नीचे से चिपका देता हूँ, इधर से चिपकेगा और एक इधर से चिपकेगा, यानी ऐसे और ऐसे। अब देखिए तो 4, इसका वैलेंसी पूरा हो गया। तो इसका भी कमेंट कीजिएगा। ये जो है एल्कीन का जो है इसका क्या नाम हो जाएगा? मीथेन, इथेन, तो इथीन हो जाएगा। तो इथीन का हो जाएगा, देखिए ना, कार्बन कितना? कार्बन हो जाएगा आपका 2, और हाइड्रोजन कितना है जी? तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। इसका मतलब जो है कि CN ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो H आ रहा है इसका कितना आ रहा है? दुगना आ रहा है, तो 2N। तो ये वाला जहां में भी ऑप्शन में है वो ऑप्शन सही है ना। तो समझने वाली बात है स्टूडेंट, बिल्कुल इजी तौर पर मैं आपको लोगों को समझाऊंगा। और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, ये आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बता। आप ही लोग के बस एक लाइक एंड एक शेयर सब्सक्राइब से हम लोग का ही, आप लोग को मेहनत करने का, हमको मेहनत करवाने का मौका मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन जो है, अब हम लोग 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 भी बिल्कुल इजी है क्वेश्चन है स्टूडेंट। जो भी क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा, जैसे 12 में आपको इंटरमीडिएट वाले को जिस प्रकार क्वेश्चन इजी था, ठीक उसी प्रकार आप लोग को इजी मिलेगा और
मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा, जो आपको सबसे पहले बनता है उसी को आपको बनाना है। बाकी जो है पूरा हो जाने के बाद 50 है तो 50 बनाएंगे, 40 है तो 40 बनाएंगे, फिर उसके बाद अगर छूट जाता है एक आध दो क्वेश्चन तो फिर लास्ट में उसको बनाइएगा। चलिए, तो समान आणविक जनरल न्यूक्लियर है ना, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न रचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयवता कहलाते हैं। समान सूत्र और समान सूत्र रहना चाहिए, लेकिन उसकी जो संरचना होती है वो अलग कहलाती है, वो क्या कहलाता है? तो संरचनात्मक कहलाते हैं। मेंडलीफ, समझिएगा, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो वो इजी क्वेश्चन है, परमाणुओं की संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 भी बिल्कुल इजी है स्टूडेंट। आधुनिक आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभ, ये जो खड़े वाले होता है ना, उदाग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो सोचने वाली बात है, निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? उदाग्र स्तंभ जो है आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दे दिया है समूह, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आवर्त होना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, हाँ समूह ही होगा, तो इसका हो जाएगा आपका समूह। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर किसमें? 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 भी बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, उसमें भी आपको क्वेश्चन को घबराने की वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर भी बिल्कुल 32 भी बिल्कुल इजी है। कह रहा है क्या, समझिएगा, कह रहा है कि अम्ल राज्य में सांद्र HCl एवं HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो HNO3 और HCl, देखिए इस साइड में HCl हो गया एवं HCl का, इसका जब अनुपातिक निकालिएगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन 2, नाइट्रोजन, ये सब, तो इसका जो है 3.1 आ जाएगा। ठीक है, अनुपात, सांद्र का अनुपात निकालिएगा। हरे पौधे कहलाते हैं क्या? स्वपोषी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। छोटी आंत में पाए जाने वाली रंसाकूर क्या कहलाते हैं? रंसाकूर का क्या कार्य है? सॉरी, यहाँ कार्य पूछ रहा था, है ना। छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकूर का क्या कार्य है? तो अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को अंदर करना, पाचन करना, या अवशोषण करना, या स्वर्गीकरण करना। तो इसका जो है रंसाकूर का जो काम है वो भोजन को अवशोषण करना, जो ऐसे नाली नुमा होती है छोटी आंत के अंदर। ठीक है, छोटी आंत के अंदर ये हमारा ऐसे संरचना होती है। छोटी आंत के अंदर जो है नुकीले भाग के जैसा निकला हुआ रहता है, नुकीले भाग के जैसा क्या हो रहता है? निकला हुआ रहता है। तो उसी को पूछ रहा है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उसे हम अवशोषण बोलते हैं। क्रेस चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेस चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो वो होती है स्टूडेंट, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेस चक्र की अभिक्रिया होती है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब उसके बाद जो है 36 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम जो पेड़ पौधे में जो बनता है, अंतिम उत्पाद जो निकलने वाला होता है वो इथाइल एल्कोहल होता है। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 37 में देखिएगा कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा? जल का परिवहन जो होता है जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, और वहां जो भी भोजन बनता है उसको जो है फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, जल का परिवहन कितना होता है? जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है आपको 37 होने के बाद 30 देख लेते हैं आप लोग 38। ठीक है, 38 में भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछ रहा है कि खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र, खुला परिवहन तंत्र मतलब डायरेक्ट। तो बिल्ली में नहीं, बिल्ली में तो हम लोग जैसा है, मनुष्य में, देवी में नहीं, पक्षी में भी नहीं, और तितली में जो है देखिएगा खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, वो डायरेक्ट करता है। ठीक है, इनमें परिवहन तंत्र, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, तो जो पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है तो लैटिन, ये तो उत्सर्जी पदार्थ, रेंजिन निकलता है, स्टार्च भी निकलता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। टैनिन हो गया, रेंजिन हो गया, लैटेक्स हो गया, स्टार्च, यानी स्टार्च जो है वो पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। ठीक है, स्टार्च, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 40 में, इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से प्राप्त है? एमिनो अम्ल से जो है अमोनिया प्राप्त होता है। एमिनो जहां अमोनिया, ठीक है, एमिनो अम्ल से जो है आपको
NH3 यानी अमोनिया प्राप्त होता है। अब आ जाए 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब थायराइड ग्रंथि, यहाँ पे थायराइड होगा, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। डायरेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट आप कंफर्म में ऑब्जेक्टिव को रखिए ताकि आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं लग सके। इनमें कौन जो है फल पकाने में, बिल्कुल इजी है, फल पकाने में क्या होता है? इथिलीन या ऑक्सीजन या जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन? नहीं, तो एथिलीन होता है प्रयोग किसमें? तो आपको भोजन पकाने सॉरी फल पकाने में। जो फल जो है कच्चे होते हैं ना, जैसे आम हो गया और भी जैसे केले हो गए, तो उसका पकाना है हमको जल्दीबाजी में, तो उसको हम लोग एथिलीन का उपयोग करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देख। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट तो 43 भी बिल्कुल इजी करा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो है चिनिया बीमारी होती है, मधुमेह बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास है 44 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? ईस्ट में जो है ईस्ट जीवाणु है, कौन सी अलैंगिक जनन की विधि होती है? तो मुकुलन होता है, ठीक है, मुकुलन हो जाएगा। फिर उसके बाद 45 नंबर में मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडाशय में होता है, ये आपको जनन में पढ़ना था, ठीक है। उसके बाद जो है 40 अनुवांशिकता के पिता को किससे कहा जाता है? तो अनुवांशिकता को पिता किससे कहा जाता है और किस पर प्रयोग है? तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था मेंडल ने। अब आगे चलते हैं, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? समझिएगा, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सनलाइट है, सूर्य है, ठीक है। अब उसके बाद एंड लास्ट इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल इजी 48 में भी बिल्कुल इजी स्टूडेंट, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जातियों की उत्पत्ति नामक जो है पुस्तक किसने लिखी थी? लॉमार्क ने, मेंडल ने या डार्विन ने या इनमें से कोई? तो डार्विन ने जो है जातियों की उत्पत्ति का जो पुस्तक है उन्होंने लिखे है सर। आशा करते हैं स्टूडेंट 48 में आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को समझ चुके हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन को आप इस वीडियो को आप चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए और बार बार आप देख लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो एग्जामिनेशन टाइम में, ठीक है। ताकि आप एक बार देख लीजिएगा, मैं इसमें मैक्सिमम जो है चाह रहा हूं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर बाय वीडियो वाचिंग। और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि अगर वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक चैनल को नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना भी मत भूलिएगा ताकि हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा ही बना रहे। चलते हैं, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग, बाय बाय।